हेलो लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सिंप्लीफाइड जेआरएफ। मेरा नाम है अर्चना और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक्सपीरियंस शेयर वीडियो, जहाँ मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ और आपको भी इनवाइट करती हूँ कि आपने किस तरह से पेपर दिया, आपको क्या लगता है, आपने क्या सीखा इस पेपर से। प्लीज़ शेयर कीजिए कमेंट करके, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो बेसिकली इस वीडियो में मैंने क्या सीखा और कैसे बाकी सारे मेरे पिछले अटेम्प्ट के कंपैरिजन में ये पेपर का लेवल क्या था, मैंने क्या फ़ील किया, वो आपके साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। तो इस बार का जो पेपर था वो माना जा रहा है मॉडरेट टू हाई था। इवन मैंने भी फ़ील किया कि क्वेश्चंस जो थे वो सीधे सीधे वाले, मतलब जो होते ना वन लाइनर क्वेश्चंस, वो कम थे, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो इस वजह से इसे मॉडरेट टू हाई लेवल की तरफ कहा जा रहा है। एंड दूसरी बात यह है कि ये एग्ज़ाम जो हमारा 25th को था वो इवन सिर्फ इस चीज़ को नहीं दिखाता कि आपकी प्रिपरेशन कैसी थी। ठीक है, हमें एक साथ दो चीज़ें हैंडल करनी होती, एक तो एग्ज़ाम का प्रेशर और दूसरा हमारा प्रिपरेशन उस लेवल का हुआ है या नहीं। होता है, सबके पास 6 महीने होते हैं, पर कुछ लोग इन 6 महीनों को वेस्ट करते हैं और कुछ लोग इन 6 महीनों में काफ़ी कुछ ज़्यादा, इवन पीएचडी तक करने लगते हैं। तो दोनों ही चीज़ें एक तरह से सही नहीं है। ना ही हमें अपने समय को बर्बाद करना है और ना ही हमें किसी, मतलब बहुत ज़्यादा होता है ना, रिसर्च पे रिसर्च करने के लिए अभी नहीं पढ़ाई करनी है, हमें रिसर्च को अच्छे से टैकल करने के लिए, करते कैसे ये सीखने के लिए पढ़ना है। तो अपने प्रिपरेशन को बहुत हाई या बहुत लो रखने की ज़रूरत नहीं है। पर ये जैसा पेपर था उसको देखकर लगा कि प्रिपरेशन कितना भी कर लो, कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एनटीए यूजीसी नेट ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी जो उनके हिसाब से सही हो। यानी वो प्रेशर तो रहता ही है हमारे साथ, और प्रिपरेशन का भी कि डर रहता है कि वो सही से हुआ या नहीं। तो इस पर भी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में हमें ये चीज़ देखने को मिला कि उन्होंने क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन इतने सारे भर दिए थे, मतलब सो मच क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे। और ऐसा था ना कि जैसे अगर सपोज़ मैं किसी तरह से विद हेल्प ऑफ ट्रिक अगर मैं 4 में से 2 को भी ठीक कर ले रही हूँ, तो 2 में ऐसे फँसने वाले थे, 2 ऑप्शन ऐसे थे जिसमें इतना फँसने वाला लग रहा था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि 2 में से होगा कौन-सा। तो काफ़ी ट्रिकी बना दिया था इन लोगों ने ऑप्शन को भी। तो इस बार इन्होंने क्वेश्चन के साथ-साथ ऑप्शंस में भी खेल किया। तो मैं एक चीज़ जो हमेशा से कहती हूँ कि पैटर्न को एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। पता है, दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, इवन बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम, यूपीएससी का एग्ज़ाम इवन, उसमें भी एक पैटर्न होता है। तो यूजीसी नेट में क्यों नहीं होगा? हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, फ़ोकस करने की ज़रूरत है, हमें उस चीज़ को एनालाइज़ करने की ज़रूरत है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने एलिमिनेशन टेक्निक की हेल्प से किस तरह से यूजीसी नेट के पेपर में भी एलिमिनेशन टेक्निक वर्क करती है, खुद हिंट देते हैं। आपके पेपर को ऐसे सेट ही किया जाता है कि ज़रूरी नहीं है इसके लिए आपको पीएचडी करना। होता है ना कि आप 10 के 10 बुक रट जाओ तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्मार्ट वर्क चाहिए। स्मार्ट वर्क किया है तो ठीक है, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क, दोनों दोनों चीज़ें चाहिए, कोई एक चीज़ काफ़ी नहीं है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ वो वीडियो जाकर देखिए। हाँ, उसकी क्वालिटी थोड़ी ठीक नहीं है, मैं कोशिश करूँगी उसे और सही करने की, बट वो वाकई काम की वीडियो है। जो 3 चीज़ें मैंने मिस्टेक की थी अपने प्रीवियस अटेम्प्ट में, जो मैंने अटेम्प्ट दिया था दिसंबर में 2025 का जो पेपर था, उसे मैंने अटेम्प्ट दिया था एंड उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला था। 3 चीज़ें जो मैंने सीखी थी वो बेसिकली थी ये टाइम मैनेजमेंट, दूसरा ओवरथिंकिंग ना करना और तीसरा अपने एलिमिनेशन टेक्निक पर भरोसा करना। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और हर एक स्टूडेंट्स को इन तीनों पर वर्क करने की ज़रूरत है। टाइम मैनेजमेंट इसलिए क्योंकि होता हमारे पास 3 घंटा है और 3 घंटे में 150 क्वेश्चंस करने होते हैं, 150 क्वेश्चंस। और अगर पेपर का लेवल टफ है तब वो 3 घंटे भी कम लगते हैं। तो हमें मोर और लेस, देखिए इसमें आपका सिर्फ पेपर 2 ही नहीं, पेपर 1 भी होता है। तो पेपर 1 जिसका स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैथ्स रीजनिंग ठीक नहीं है,
तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए कि मैं मैथ्स रीजनिंग नहीं करूँगा तो चल जाएगा, क्यों ऐसा करना है? मैथ्स रीजनिंग के अगर 7-8 सवाल 10 सवाल भी चलो आते हैं, क्यों छोड़ना है 10 सवाल को? 10 सवाल छोड़ने का मतलब आप अपने 20 नंबर गँवा रहे हो ऐसे बैठे-बैठे। डीआई भी बहुत आसान आए थे, मतलब ऐसे थे कि आप कर सकते थे। अगर किसी ने प्रैक्टिस किया है डीआई तो वो अच्छे से कर सकता है। तो पेपर 2 के साथ-साथ पेपर 1 पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी ये टाइम मैनेजमेंट वर्क कर पाएगा, वरना 3 घंटे भी कम है, बिलीव मी, कोई फ़ायदा नहीं होता। तो हमें ये मानकर चलना है, जब भी आप पेपर सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या कोई टेस्ट लगाओ, ध्यान दो कि आप जो 3 घंटे का एग्ज़ाम वहाँ पे देते हो, ऐसे नॉर्मली आप 2.5 घंटे में उसे सॉल्व करो, 2 एंड हाफ आवर। अगर ऐसा हैबिट बना लेते हो, तब जाकर एग्ज़ाम हॉल में कोई भी क्वेश्चन है, कितना भी डिफ़िकल्ट हो, आप 3 घंटे में आराम से सॉल्व कर लोगे, बिलीव मी। मुझे खुद पर विश्वास है, आप भी खुद पर विश्वास करके देखो। दूसरी जो चीज़ है, वो है ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग इसलिए क्योंकि कई बार क्या करते हैं ना हम, कि कोई क्वेश्चन सपोज़ आया एंड सपोज़ क्वेश्चन था ना इस बार भी, एक क्वेश्चन था आपका कि ये हॉर्स से रिलेटेड था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सा जो एनिमल है वो नहीं देखा जाता सील में खास तौर पे, तो उस पे 4 ऑप्शन थे, हमने पढ़े हैं सारे, पर हॉर्स कभी नहीं पढ़ा है। तो हॉर्स तो उसका आंसर था, मुझे भी पता है, बहुतों को पता होगा, बट क्या होता है ना, हम एग्ज़ाम हॉल में इतना डीप सोचने लगते कि नहीं ये नहीं हो सकता, हम इतना ओवर थिंकिंग इतना डूब कर सोचते हैं कि लगता है कि जिस क्वेश्चन में मुझे 30 सेकंड 10 सेकंड लगने चाहिए, वहाँ 3 मिनट 2 मिनट देकर फिर उसे बर्बाद करते हैं। तो ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए, है ना? अगर जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, आप थोड़ा टाइम दो, अगर नहीं आ रहा है फिर भी तो आगे बढ़ जाओ। ओवर थिंकिंग मत करो, प्लीज़ डोंट डू दिस, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। ओवर थिंकिंग करने से कई बार आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, मेरे भी हुए, कई बार हुए, तो इसलिए इस बार मैंने टाइम मैनेजमेंट प्लस ओवर थिंकिंग इन दोनों को दूर रखा। और तीसरी जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आई थिंक हर एग्ज़ाम में होती है, एलिमिनेशन टेक्निक। नो डाउट ये तीनों ज़रूरी है, हर एक का अपना-अपना प्रोस एंड कॉन्स है। एलिमिनेशन टेक्निक जो है, ये आपको स्मार्ट वर्क करना सिखाती है। अगर आपने एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ की है और उसके साथ आप पढ़ाई कर रहे हो, पैटर्न समझते हुए, एलिमिनेशन टेक्निक का मतलब तुक्का लगाना नहीं होता केवल, वो स्मार्ट तरीके से पढ़ना होता है। और इसका सीधा-सीधा मतलब है आपने अपने पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को, उसके पैटर्न को एनालाइज़ किया। अगर जो स्टूडेंट्स ये सब करके जाए ना, मान ही नहीं सकती उसका जेआरएफ नहीं निकलेगा। तो ये चीज़ मैंने अपनी पिछली गलती से सीखी थी एंड उस पे मैंने ध्यान देते हुए उसको ठीक करने की कोशिश की। बट फिर भी होता है ना, हम इंसान हैं, हमसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। तो टाइम मैनेजमेंट तो मैंने ठीक ही रखा, मेरे 3 घंटे में 150 क्वेश्चंस हो गए। ओवरथिंकिंग को थोड़ा-सा कम किया था एंड एलिमिनेशन टेक्निक रिस्क लिया। अगर रिस्क नहीं लोगे ना तो हमेशा लगता है कि अरे यार मेरा मन कुछ और कह रहा है, पर यहाँ पे कुछ और चीज़ें लिखी है। तो हम क्या करते हैं कई बार, जानते हैं कि ये चीज़ नहीं होगी, फिर भी उस चीज़ को गलती को कर देते हैं, क्योंकि रिस्क लेने से डरते हैं। सोचते हैं यार रिस्क लिया है, अगर वो चीज़ वर्क नहीं की, कोई बात नहीं। आपने 5 क्वेश्चन में सपोज़ आपने 5 क्वेश्चंस में वो ट्रिक इस्तेमाल की, ठीक है? ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हो 5 क्वेश्चंस में, सपोज़ उसमें 3 में वर्क किया, 2 में वर्क नहीं किया, फिर भी तो आप प्लस में हो ना, 6 मार्क्स है आपके पास। अगर आप रिस्क नहीं लोगे और पाँचों में विदाउट एनी, होता है ना कि आप सिर्फ नॉलेज से करना चाहोगे तो हमेशा काम नहीं करेगा ये चीज़। तो रिस्क लेना ज़रूरी होता है। रिस्क लेना ये नहीं आपको दिखाता कि आप कितने बड़े तुक्केबाज़ हो। रिस्क लेना ये दिखाता है कि हम और भी चीज़ें, मतलब पढ़ाई के साथ-साथ हमारी लाइफ में ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ हमें पता हो ना, इसलिए हम रिस्क लेते हैं ना। तो अगर रिस्क लेते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पढ़ाई सही नहीं है। एलिमिनेशन टेक्निक ये इस चीज़ को शो करने के लिए नहीं होती है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। मैं बस यही कहना चाह रही थी। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है स्ट्रैटेजी। अच्छा, इसके बारे में एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ। मैंने इससे पहले जो अटेम्प्ट दिया था ना, उसमें मैं क्या करती थी कि 1 से लेकर लास्ट 150 तक जाती थी। मतलब जो आ रहा है उसको टिक कर लिया, सेकंड राउंड का इंतज़ार करती थी। यानी 1 से 2 राउंड में कंप्लीट करती थी। 1 राउंड या 2 राउंड, इतने राउंड मैं लगाती थी। इस बार मैंने ऐसा कुछ नहीं किया।
जानते हो 2 राउंड जैसी चीज़ होती नहीं है, या कुछ लोग क्या करते हैं कि 3 राउंड में भी करते हैं। सोचो क्वेश्चन कितने हैं? 150 150 क्वेश्चंस में आप 2-3 राउंड के चक्कर में जा ही नहीं सकते। ये करना सही भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। रीज़न इज़ कि आपके पास इतना टाइम बचता नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे रीडर, बहुत अच्छे फास्ट रीडर हो तो कर पाओगे, 2 राउंड तो कर पाओगे, पर 3 राउंड की तो मैं वैसे भी परमिशन मतलब मुझे नहीं लगता सही है। तो सबका रीडिंग लेवल उतना फास्ट नहीं होता ना, हर मीडियम के लोग होते हैं, इंग्लिश मीडियम भी है, हिंदी मीडियम भी है, तो मीडियम के हिसाब से भी मैटर करता है। तो क्या है ना कि जैसे हर बार मैंने ऐसे 2 राउंड में किया है, इस बार थोड़ा ध्यान दिया ना कि मैं पहले वो क्वेश्चन करूँगी जो मेरे छूट जाते हैं, या जिस पे मुझे आते हुए क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो इस पर मैंने क्या किया था, मैं स्टार्ट की थी पैसेज से। जो पैसेज है ना उसको मैंने किया पहले, जो इंग्लिश का पैसेज था, इंग्लिश का लास्ट 5 5 पैसेज उसको पहले किया। तो इसको फर्स्ट सबसे पहले मैंने ये किया। इसको करने के बाद देन आफ्टर मैं गई ये पैसेज कंप्लीट किया। देन हिस्ट्री के जो लास्ट के होते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 141 से 150 तक ये क्वेश्चंस किए। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन देखे इन्हीं को, ये 15 क्वेश्चंस मैंने किए, इंग्लिश के 5 और ये हिस्ट्री से 10। तो मेरे 15 क्वेश्चंस, इसको मैंने टाइम दिया क्योंकि होता है ना पैसेज थोड़ा रीड करने में टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है, तो मैंने इसको अच्छा खासा टाइम दिया। एंड इससे क्या हुई, 2 चीज़ें हुई। पहला कि लास्ट में मैं हड़बड़ाई नहीं कि मुझे और ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है। होता है ना लास्ट में इतना टाइम कम होता है कि हम क्वेश्चन पैसेज तो क्या क्वेश्चन भी नहीं पढ़ पाते, इवन क्वेश्चन भी पढ़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा होने से रोकने के लिए मैंने इस बार ये जो 15 क्वेश्चन है उसको पहले सॉल्व किया। एंड बिलीव मी बहुत अच्छा लगा मुझे आफ्टर एग्ज़ाम। मेरा हर बार ये जो लास्ट का 10 क्वेश्चन है ना वो गड़बड़ होता था, ये 10 क्वेश्चन में मैं गड़बड़ करके आती थी, मतलब लगता था कि आ रहे हैं पर फिर भी गलत हो जाते थे क्योंकि टाइम नहीं बचता था। तो ये चीज़ नहीं की मैंने इस बार। इसके बाद क्या किया मैंने, सेकंड जैसे ये 15 क्वेश्चन्स किए पैसेज के, उसके बाद मैं डायरेक्ट डीआई पे गई, डायरेक्ट डीआई पे गई और डीआई टफ थे, मिसिंग डीआई आया था ना तो थोड़ा टफ लग रहा था, पर फिर भी उसको जो मेरे से बने और नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ गई। एंड देन आफ्टर मैंने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 140 तक ये सारे एक राउंड में, मतलब सारे तो मैंने एक ही राउंड में किए हैं, पर सीरीज़ मैंने डिवाइड कर लिया था कि पहले मैं पैसेज को करूँगी, फिर डीआई को करूँगी एंड देन सारे करूँगी। तो ये स्ट्रैटेजी, इस तरह की आपकी भी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आप भी खुद में सोचो कि आपकी कौन सी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उस हिसाब से वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट को ध्यान में रखते हुए काम करो। ये मेरा तरीका हो सकता है आपके लिए भी वर्क करे, तो आप भी प्लीज़ ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आप भी जानते हो पैसेज पढ़ने में टाइम लगता है। पैसेज में ही क्वेश्चंस होते हैं और एक पैसेज ऐसा होता है जिसमें क्वेश्चंस नहीं होते, मतलब क्वेश्चन से मैच नहीं करता वो अंदर के जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, तो हमें अपना खुद का दिमाग यूज़ करना पड़ता है सोच कर। तो इसलिए पैसेज आसान जो होते हैं, अगर हम उसे जस्ट बिकॉज टाइम नहीं है उसकी वजह से हम गलत करके आए तो बाद में बहुत बुरा लगता है। मैंने किया है, मुझे बहुत बुरा फील हुआ था, इसलिए मैंने इस बार कुछ नया ट्राई किया। सो ये कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रैटेजी चेकलिस्ट एक इसका ये मतलब है कि जैसे कि पैटर्न, केपीवाईक्यू के पैटर्न को रिकॉग्नाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। हर एग्ज़ाम का एक पैटर्न होता है, हर एक एग्ज़ाम का यूजीसी का भी अपना एक पैटर्न है। वो क्वेश्चन पेपर बनाती है, उस पे पीवाईक्यू में दिखता है, एंड मैं ऐसे एनालाइज़ करके और भी वीडियोज़ बनाऊँगी, आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे हर इंसान बहुत ये हो जाता है ना, 3-4 बार एग्ज़ाम दो तो फिर लगता है कि यार ये भी नहीं हो रहा है, इतना आसान सा एग्ज़ाम भी नहीं हो रहा है। पर सच में यहाँ पे आपके हार्ड वर्क में कमी नहीं है, आपके स्मार्ट वर्क में कमी है। तो ये कब होगा ठीक, जब आप पेपर को एनालाइज़ करोगे, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज़ करोगे और ये एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करोगे। इसके वीडियोज़ मैं बनाऊँगी और भी, एंड आप ज़रूर प्लीज़ उसे देखना। अगर अच्छा ना लगे मत देखना, पर एक बार देखना इसलिए कि मैं कह रही हूँ, और अगर आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है ना तो आप स्किप कर देना, ठीक है? आप पूरा मत वीडियो देखना। तो पैटर्न चेक करना ज़रूरी है, एलिमिनेशन टेक्निक लगाना ज़रूरी है, स्ट्रैटेजी होती है ये। और ऑप्शंस कंपेयर करना, कई बार ऐसा होता है ना कि आप देखोगे कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, कुछ सिमिलर लगते हैं, अलाइक वाले स्टेटमेंट, तो ऐसे भी होते हैं। तो ऑप्शंस का कंपैरिजन भी दिखाता है कि कैसे आपके क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शंस में भी पैटर्न छुपा होता है, ट्रिक छुपा होता है।
जिसे ढूँढने और पहचानने की ज़रूरत है। तो ऑप्शन कंपैरिज़न बहुत ज़रूरी है। इस बार वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं आए थे, देखा होगा आपने, एनालाइज़ करना स्टेटमेंट वाला नहीं आया था। तो उसमें भी कई बार ऑप्शंस छुपे होते हैं, कंपैरिज़न के थ्रू हम ईज़िली पहुँच जाते हैं। इस बार तो खैर क्रोनोलॉजी वाले इतने भर दिए थे उन लोगों ने कि जिसका जवाब ही नहीं है, तो खैर क्या ही बात करें। एंड हाँ, हिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है टाइमलाइन रिकॉल करना। डेट्स याद करनी ज़रूरी है, पर डेट्स भी इम्पॉर्टेंट वाले, सारे नहीं। ज़रूरी नहीं है आपको एकदम रट्टाफिकेशन करने की। हिस्ट्री का नाम सुन के इसलिए भी बहुत से लोग डर जाते हैं क्योंकि इसमें डेट्स याद करने पड़ते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो डेट्स की ज़रूरत नहीं है, आप इम्पॉर्टेंट वाले डेट्स याद रखो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? स्टोरी याद रखना। क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस भी तब सॉल्व होंगे जब आपको स्टोरी पता होगी कि इसके बाद क्या हुआ, इस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ, गुप्ता पीरियड के बाद कौन सा राजा है ना? अगर मॉडर्न एम्पायर है उसके बाद कौन सा राजा आया, कौन से एम्पायर की शुरुआत हुई, किसने की, कैसे हुआ, तो वो स्टोरी याद रखना ज़रूरी है। अगर स्टोरी पता है ना, टाइमलाइन का आइडिया लग जाता है। ऐसे ही वॉइसरॉय के क्वेश्चंस होते हैं, गवर्नर जनरल के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें काफ़ी हम ऐसा लगता है ना कि पता नहीं कौन क्या क्या करके गया और अब हमें याद करना पड़ रहा है, डेट इतने सारे पढ़ने पड़े। नहीं, कहानी पढ़ना अच्छा लगता है, कहानी सुनना अच्छा लगता है, बस वही काम करो। स्टोरीज पढ़ो, डेट्स को भूल जाओ, सिर्फ स्टोरी याद रखो, कैसे कहानी आगे बढ़ती है। बचपन में कहानी सुनते थे ना, बस उसी तरह से कहानी सुनो। कुछ एक वीडियोज़ है जो बहुत अच्छे हैं, लाइक बुक्स दवा के वीडियोज़ बहुत सही होते हैं। या प्रतीक नायक सर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाते हैं, उनके वीडियोज़ भी काफ़ी अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन करते हैं, तो उनके वीडियोज़ देख सकते हो। मैं यहाँ पे किसी का प्रचार प्रसार नहीं कर रही हूँ, मैं अपना पर्सनल शेयर कर रही हूँ व्यू, एंड वो अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने आपको बताया। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप कहीं से भी देखो, मैं बस ये कह रही हूँ कि ऐसी चीज़ें देखो ना जिससे आपको फ़ायदा हो, आपका टाइम बर्बाद ना हो। और लास्ट थिंग जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कोई भी एग्ज़ाम आपको डिफ़ाइन नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, अगर इस बार का पेपर टफ था, आपको मतलब लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, हार्ड था इस बार, देखिए सबके लिए मॉडरेट नहीं होगा ना, सबके लिए ईज़ी नहीं होगा। जो पढ़े हैं, सपोज़ जिसने 3-4 अटेम्प्ट दिया है पहले, तो उसकी उनकी होती है पढ़ाई, पर जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है या दूसरी बार है या कॉलेज से निकल के अब फर्स्ट बार दिया है, तो उनके लिए नो डाउट हार्ड था वो। तो किसी के लिए अच्छा भी था, ईज़ी था, और किसी के लिए हार्ड था, बट इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप में काबिलियत है या नहीं है, ये चेक नहीं किया जा सकता, या किसी को हक नहीं है ऐसे कहने का कि आपके अंदर काबिलियत नहीं है, आप यूजीसी नेट नहीं निकाल पाए। तो कोई एक एग्ज़ाम आपको डिफ़ाइन नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। अगर इस बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, दिसंबर का एग्ज़ाम है ना, और दिसंबर का तो एग्ज़ाम अभी टाइम है उसमें, 6 महीने हैं आपके पास, काफ़ी है 6 महीने। 6 महीने आप इतने अच्छे से पढ़ाई करो ना कि अ, फिर किसी को कहने का मौका ही ना मिले, इवन आपको खुद के अंदर चेंजेस आएँगे नज़र। अगर आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हो, ओवरथिंकिंग नहीं करोगे, किसी क्वेश्चन को लेकर उससे इमोशनली अटैच मत हो प्लीज़, और एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करो। ये है स्मार्ट वर्क आपका, और पढ़ाई करो, हार्ड वर्क करो। बहुत से ऐसे वीडियोज़ आपको मिल जाएँगे, आप अपनी पसंद की कोई भी वीडियो देखो, जो आपको अच्छा लग रहा है वो देखो, पर प्लीज़ हार्ड वर्क करो और स्मार्ट वर्क दोनों, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं निकल सकता, स्मार्ट वर्क ज़रूरी है। हिस्ट्री इज़ नॉट अबाउट रट्टाफिकेशन ना, कि टाइमलाइन, डेट ये सब याद करें, यही केवल इसका मतलब नहीं है। बहुत है, इसका डीप मीनिंग ये है कि आप कहानी याद रखो। हिस्ट्री कहानी है, कहानी से क्या लर्निंग मिली, और आज के टाइम पे वो कंपेयर करते हैं, अगर आप देखोगे क्वेश्चंस में कंपेयर करते हैं, चोलास का एडमिनिस्ट्रेशन क्यों पूछते हैं वो वैसे क्वेश्चन, कभी सोचा है? क्योंकि आज के टाइम पे वो चीज़ें रेलेवेंट कितनी है, वो उस चीज़ को जानने में, और उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है ना, वो आपका पॉजिटिव माइंडसेट चेक करना चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम हॉल में कितना पॉजिटिव हो। इतना सारा प्रेशर, सोचो, प्रेशर ही नहीं, गर्मी होती है, इतनी गर्मी, और मतलब अगर रूम में खासकर पूरा वो होता है ना, इवन जहाँ मैं गई थी, मेरा जहाँ सेंटर था, पूरा रूम पैक था, हालत बुरी हो रही थी, और उसपे 150 सवाल, उसमें भी क्रोनोलॉजी वाले, बहुत बुरी हालत हो गई थी। पर फिर भी एक चीज़ थी कि मैंने काम रहकर चीज़ों को सॉल्व किया, हैंडल किया, घबराना नहीं है, है ना? और मैं तो ये कहूँगी ना,
जैसे जून वाला पेपर जो होता है ना, वो थोड़ा गर्मी के मौसम में होता है, तो आप हल्के कपड़े पहन कर जाया करो, लाइट कपड़े। इससे क्या होगा कि आपको कैसा भी एटमॉस्फेयर मिले, कैसा आसपास का कैसा माहौल है, गर्मी है, रूम में एसी तो होता नहीं है, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो फ़ैन होता है तो कहीं पे किसी के सर के नीचे होता है और किसी के बहुत दूर होता है, तो एक बहुत ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट हो जाता है ना सब कुछ को हैंडल करना। तो एग्ज़ाम का प्रेशर अलग होता है, ऊपर से ये एक्सटर्नल फैक्टर्स, गर्मी बर्दाश्त के बाहर होती है। इन सभी चीज़ों को झेलते हुए जब कोई बंदा या कोई बंदी, मतलब लड़का हो या लड़की, अगर एग्ज़ाम देता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। एग्ज़ाम देना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो ये मत सोचो कि इस बार नहीं हो पा रहा है, क्या लाइफ़ बर्बाद हो गई या फिर मेरा 6 महीना वेस्ट हो गया। नहीं, ये वेस्ट नहीं हुआ है। ये 6 महीना आपको नेक्स्ट 6 महीने में हेल्प करेगा, जब आपका दिसंबर का पेपर होगा। तो प्लीज़ डीमोटिवेट मतलब खुद को पॉज़िटिव रखना इस 6 महीने में भी और एग्ज़ाम हॉल वाले दिन भी। मैंने जो चीज़ें आपको आज बताई है, अगर आपको किसी भी तरह से हेल्प कर रही हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। एंड प्लीज़ खुद को किसी से कंपेयर करने मत देना। मैं हमेशा कहती हूँ, कंपैरिज़न करना, आप ना खुद को किसी से कंपेयर करो, ना किसी और के साथ खुद को। आपको कोई आपकी तुलना किसी से की जा रही है, ऐसे लोगों से दूर रहो। वो आपका कभी भला नहीं चाहते, ना आप किसी और के साथ ऐसा करो। और अगर आपको कोई कह रहा है कि एग्ज़ाम, आपकी एज निकल रही है, कुछ हो नहीं रहा है, लड़के हैं तो प्रॉब्लम है, कमाई नहीं हो रही है, पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई हो रही है, लड़की है तो प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो रही, शादी की टेंशन अलग होती। तो इन सब चक्करों से थोड़ा दूर रहकर, शांत होकर, कुछ टाइम भूल कर, इन सोसाइटी की बातों को, सोसाइटल थॉट्स को दूर रखकर, बस कुछ महीने शांत होकर पढ़ाई करो। बिलीव मी, हो जाएगा। बस थोड़ा सा रह रहा है, थोड़ी और मेहनत चाहिए, थोड़ा और स्मार्ट वर्क चाहिए, हो जाएगा। सबका होता है, आपका भी होगा। नेट क्या, जेआरएफ होगा। बस खुद पर कॉन्फिडेंस रखना। कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, यही सारी चीज़ें आपको आपकी मंजिल दिलाएगी। एंड लास्टली एक चीज़ कहना चाहती हूँ, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की, तो प्लीज़ उसमें ये मत सोचना कि आपका नहीं निकल रहा है या किसी दूसरे का निकल रहा है, आपके किसी रिश्तेदार का, किसी भाई बहन का निकल गया, किसी कज़न का निकल गया है, आपका नहीं निकल रहा है, आपके अंदर कमी है। ये सब फालतू की चीज़ें मत लाइएगा दिमाग में, क्योंकि ये चीज़ें किसी और का नहीं, आपका नुकसान करती है। आप काबिल हो, बहुत काबिल हो, और आपको काबिलियत दिखाने के लिए किसी एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है। आपकी काबिलियत इस बात से है कि आप इतने बड़े एग्ज़ाम को, इस प्रेशर को झेल पाते हो, एग्ज़ाम हॉल में बैठ पाते हो। वो 3 घंटे का टाइम पीरियड सच में वाक़ई बहुत मुश्किल होता है। यानी किसी ने 6 महीने पढ़ाई की है, 6 महीने जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है, और हो सकता है जिसका 3-4 अटेम्प्ट हो, तो मान के चलिए ना 2 साल उसने उन सारी लगातार तो नहीं पढ़ा, पढ़ाई तो की है। तो वो 6 महीने हो या 2 साल हो, उसको कोई एक दिन में कैसे जज कर सकता है? किसी के लिए अच्छी कंडीशन होगी, किसी के लिए बुरी कंडीशन होगी, है ना? एग्ज़ाम हॉल में तो हर तरह की कंडीशन होती है। तो उस एक दिन में कोई किसी को कैसे जज कर सकता है? कैसे कोई आकलन कर सकता है? तो इसलिए आपकी काबिलियत इस चीज़ से नहीं है। डिमोटिवेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पेपर कैसा भी था, आपने अपना अच्छा दिया है और आगे भी दोगे। अपना 100% तो पक्का अगली बार देना ही है, इससे ज़्यादा ही देंगे। एंड मैं आपके साथ हूँ। इस जर्नी में कोई हो या ना हो, मैं आपके साथ हूँ। हम मिलकर इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे और जेआरएफ तो पक्का पक्का क्लियर होगा। ओके? सो इस अच्छे थॉट के साथ एक नए होता है ना, न्यू स्टार्ट करते हैं, फिर से जर्नी शुरू करते हैं और इस बार इस साइकिल में नहीं फंसेंगे। थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए, और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर से शेयर कीजिएगा। बाय, टेक केयर।